मिस्टर चेयरमैन और गोलमेज परिषद के आदरणीय सदस्यगण, मैं और मेरे साथी राव बहादुर श्रीनिवासन हिंदुस्तान की पिछड़ी जातियों का दृष्टिकोण आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहते हैं, जो कि हिंदुस्तान की आबादी का 5वां हिस्सा है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि हिंदुस्तान से ब्रिटिश सरकार को हटाकर उसकी जगह लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार कायम की जाए। पिछड़ी जातियों ने ब्रिटिशों का इस उम्मीद से स्वागत किया था कि वो उन्हें कट्टर सवर्णों के दमन और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। ब्रिटिशों के पहले हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, क्या आज जा सकते हैं? ब्रिटिशों के पहले अछूत पुलिस और सेना दल में भर्ती नहीं हो सकते थे, क्या वो अवसर अब है हमारे लिए? हमारे सारे घाव आज भी खुले हुए हैं और टीस दे रहे हैं, हालांकि ब्रिटिश शासन के 150 साल बीत चुके हैं। हिंदू उन पर हक जमाते हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए, और मुसलमान उनके अलग अस्तित्व को इसलिए मान्यता नहीं देते क्योंकि उनको डर है शायद कि एक प्रतिद्वंद्वी को शामिल करने से उनके अधिकार कम हो जाएंगे। सरकार द्वारा दबाए, हिंदुओं द्वारा सताए और मुसलमानों द्वारा उपेक्षित हमारा पीड़ित वर्ग बिल्कुल ऐसी निस्सहाय एवं दयनीय स्थिति में है जिसकी इस दुनिया में और कोई मिसाल नहीं। इसलिए हमारा मानना है कि पिछड़ी जातियों की समस्याएं तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक कि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में नहीं आती। आज देश का जो तेवर है उसमें ऐसा कोई भी संविधान कारगर नहीं होगा जो देश की आबादी के बड़े हिस्से को मंजूर ना हो। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में आयोजित किया गया था। इस परिषद के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आमंत्रित किया गया था। 20 नवंबर 1930 के दिन हुए इस पहले गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा किया गया पहला भाषण कई मायनों में क्रांतिकारक साबित हुआ। इंग्लैंड के अखबारों ने उनके भाषण पर विशेष गौर किया। संपादक डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरे सहयोगी राव बहादुर श्रीनिवासन दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारतीय संविधान के नवीनीकरण के बारे में सोचते हुए यहाँ सिद्धांततः मैं दलित वर्ग का दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करना मेरे और मेरे सहयोगी के लिए सम्मान की बात है। यह दृष्टिकोण 4 करोड़ 30 लाख लोगों का अथवा अंग्रेजों के शासन वाले भारत के 1/5 लोगों का नजरिया है। यह दलित लोगों का वर्ग है और मुसलमानों के वर्ग से वह स्पष्ट रूप से अलग वर्ग है। हिंदू समाज के साथ उसे जोड़कर भला ही देखा जाता हो, लेकिन किसी भी मायने में वह उस समाज का अभिन्न अंग नहीं है। दलित वर्ग का अलग अस्तित्व है। इतना ही नहीं तो हिंदुओं ने द्वेष भावना के कारण उनका एक अलग सामाजिक दर्जा तय किया हुआ है जो हिंदू समाज की किसी भी अन्य जाति से बिल्कुल अलग है। हिंदू धर्म में कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिन्हें दोयम या निचला दर्जा प्राप्त है, परंतु दलित वर्ग का दर्जा सबसे अलग है। उसे भूदास और गुलाम के बीच का दर्जा प्राप्त है। भूदास और गुलामों पर स्पर्श की पाबंदी नहीं लगाई गई थी, किंतु दलितों के स्पर्श पर पाबंदियां हैं। इसलिए गुलाम और भूदासों से भी दलितों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस कारण अगर कोई भयंकर बात हुई हो तो वह यह कि उन पर गुलामी लाद दी गई, उनके मानवीय क्रियाकलापों पर सीमाएं तान दी गई। ऐसा नहीं कि केवल उनके सार्वजनिक जीवन पर ही अस्पृश्यता के इस ठप्पे का असर होता है, समानता के मौके मिलने से भी उन्हें वंचित किया जाता है और मानव का अस्तित्व ही जिस पर आधारित है उन मूलभूत नागरिक अधिकारों से उन्हें वंचित किया गया। इंग्लैंड या फ्रांस की संपूर्ण जनसंख्या जितनी जिस वर्ग की जनसंख्या है, वे जीवन कलह में इतने संकटों विघ्नों से घिरे हैं कि परिणामतः मुझे यकीन है कि राजनीतिक समस्या को हल करने के सही रास्ते तक जाएगा ही। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न को जितनी जल्दी हो सके हल करने की जिम्मेदारी यह परिषद स्वीकारेगी। जहां तक संभव हो सके मैं इस समस्या को संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मैं बस यह बताना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके भारत में प्रचलित नौकरशाही को रद्द कर लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकार स्थापन की जाए। मुझे यकीन है कि दलित वर्ग के दृष्टिकोण से मेरे इस विधान के बारे में कुछ लोगों को अचरज महसूस होगा, क्योंकि दलित वर्ग को ब्रिटिश शासकों के साथ जोड़ने वाला धागा बिल्कुल अलग किस्म का है। धर्मांध हिंदुओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी दलितों पर जो अन्याय किए, उनका जो दमन किया, उनसे आंशिक छुटकारा दिलाने वाले मुक्तिदाता के रूप में उन्होंने अंग्रेजों का स्वागत ही किया। हिंदू, मुसलमान और सिखों के खिलाफ होकर अंग्रेजों के पक्ष में लड़कर उन्होंने भारत का साम्राज्य उन्हें प्राप्त करवा दिया। इसके बदले में दलितों के विश्वस्त के रूप में भूमिका निभाने का वचन भी अंग्रेजों ने दिया था। इस तरह दोनों के बीच जो घनिष्ठ संबंध था, उसकी पृष्ठभूमि पर दलितों के मन में जो यह परिवर्तन आया वह एक लक्षणीय बदलाव की तरफ संकेत कर रहा है। इस मत परिवर्तन के कारणों को ढूंढना मुश्किल नहीं है,
केवल बहुमत के हाथों अपना भविष्य सौंप देना है, इस इच्छा के कारण हमने यह निर्णय नहीं लिया है। आप जानते ही हैं कि भारत का बहुमत और मैं जिस अल्पमत का प्रतिनिधि हूं, उनमें कभी बेहतर रिश्ते नहीं रहे। हमने अपना निर्णय अलग से लिया है। हम जिन हालात में फंसे हैं, उनके संदर्भ में वर्तमान सरकार को हमने जांचा परखा है और अच्छी सरकार के लिए जो आवश्यक होते हैं, वे मूल तत्व इस सरकार में नहीं हैं, यह हमने पाया है। आज के हमारे हालात और ब्रिटिश राज से पहले का भारतीय समाज की आपस में तुलना करें तो पता चलता है कि पुराने समाज में हमारे हिस्से जो दुर्भाग्यपूर्ण हालात आए थे, उनसे निकलकर आगे की ओर बढ़ने के बजाय हम बस कालक्रमण कर रहे हैं। ब्रिटिशों के आने से पहले अस्पृश्यता के कारण हम अत्यंत घिनौने हालात में दिन बिता रहे थे। ये हालात दूर करने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या कुछ किया है? अंग्रेजों के आने से पहले हमें गांव के कुएं पर पानी भरने के लिए पाबंदी थी। कुओं पर पानी भरने का अधिकार क्या अंग्रेज शासन ने हमें दिलाया? अंग्रेजों के आने से पहले हम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्या अब हम मंदिरों में जा सकते हैं? अंग्रेजों के आने से पहले पुलिस में हमारी भर्ती की इजाज़त नहीं थी, उस पर पाबंदी लगी हुई थी, क्या अब अंग्रेज सरकार हमें पुलिस में प्रवेश दिला रही है? अंग्रेजों के आने से पहले हमें सेना में प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्या ये सरकार हमें सेना में नौकरी करने की इजाज़त देती है? क्या आज यह क्षेत्र हमारे लिए खुला है? इनमें से किसी भी सवाल का हम हमें जवाब नहीं दे सकते हैं। इतने लंबे अरसे तक जिन्होंने राजसत्ता चलाई, वह केवल इसलिए कि वे अंग्रेज थे। मैं बड़ी खुशी से यह बात मानता हूं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन हमारे हालात में उन्होंने कोई बुनियादी बदलाव नहीं किए। समाज की जो व्यवस्था थी, उसी को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। एक चीनी दर्जी को नमूने के तौर पर एक पुराना कोट दिया गया था जिसमें कुछ सिलवटें और छेद पड़े हुए थे। उसने हुबहू नया कोट बनवाते हुए उस पर ठीक जगह पर सिलवटें और छेद भी बना डाले। ठीक इसी तरह का ब्रिटिश सरकार का इस बारे में कार्य रहा है। ब्रिटिशों ने 250 सालों तक इस देश पर राज किया, किंतु हमारे डेक खुले जख्मों की तरह वैसे के वैसे ही रहे। उनका कोई इलाज नहीं किया गया। अंग्रेजों ने हमारे प्रति सहानुभूति व्यक्त नहीं किया, वे हमारी स्थितियों के बारे में उदासीन रहे, इस कारण हम उन्हें दोष दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने पाया कि हमारी समस्याओं का तोड़ निकालने में वे पूरी तरह कार्यक्षम हैं। सिर्फ उदासीनता की समस्या होती तो हम कह सकते थे कि वह तात्कालिक हो सकती है, उसके कारण फिर हमारी राय में कोई गंभीर बदलाव नहीं आते। लेकिन हालात का गहराई से विश्लेषण करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल उदासीनता का मामला नहीं है, अपने कर्तव्य को न जान पाने की अकार्यक्षमता के कारण ही ऐसा हुआ है। दलित वर्ग को लगता है कि भारत की अंग्रेज सरकार पर दो गंभीर तरह के बंधन हैं। पहले बंधन का स्वरूप अंतस्थ है और जो लोग अधिकार के पदों पर हैं, उनकी भूमिका, उनके हितसंबंध और उनकी प्रेरणाओं के कारण ये बंधन निर्माण हुए हैं। अंग्रेज सरकार हमारे मसले को सुलझाने में हमारी मदद नहीं कर सकती, इसलिए नहीं बल्कि वे अगर मदद करते हैं तो उनके कृत्य, उनकी भूमिका, उनके हितसंबंध और उनकी प्रेरणाओं के साथ मेल नहीं खाते, इसलिए वे हमारी मदद नहीं कर सकते। अगर इस तरह कोई उपाय किया तो उसके लिए हिंदू समाज की ओर से तीव्र विरोध होगा, इस बात की आशंका भी उन्हें उपाय करने से रोकता है। भारतीय समाज के मर्मस्थान पर वार करने वाले दोषों को खत्म करना जरूरी है, यह बात अंग्रेज सरकार जान गई है। इन्हीं दोषों की वजहों से दलित वर्ग का जीवन हजारों सालों से सड़ता रहा है, यह वे जानते हैं। अंग्रेज सरकार को इस बात का एहसास है कि भारत के जमींदार बहुजन समाज को बेरहमी से निचोड़ते रहे हैं। पूंजीपति भी मजदूर वर्ग को जीने लायक मजदूरी नहीं देते और न काम पर सहूलियतें उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी को व्यवस्था, रीति रिवाजों के बारे में कुछ करने की पहल सरकार की नहीं, यह बड़े डैक की बात है। सरकार क्यों नहीं कुछ करती? जो करना चाहें वह करने के लिए क्या उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामाजिक और आर्थिक जीवन के प्रचलित ढर्रे को उन्होंने केवल इसलिए छोड़ना, उसे धक्का लगाना, इसमें बदलाव करना उचित नहीं समझा क्योंकि उन्हें डर था कि हितसंबंधी वर्ग द्वारा इसका तीव्र विरोध किया जाएगा। ऐसी सरकार से किसका और क्या कल्याण होगा? इन दो बातों से अपाहिज सरकार से बस यही उम्मीद की जा सकती है कि भारत की सामाजिक स्थितियां पहले जैसी ही बनी रहें। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसके सत्ताधारी देश के सर्वोच्च हित के बारे में प्रतिबद्ध हों। प्रचलित सामाजिक और आर्थिक रीति रिवाजों में सुधार लाने की कोशिश की जाए तो लोगों में आज्ञा पालन की प्रवृत्ति कब नष्ट होगी और कब विद्रोह करने की प्रवृत्ति जोर मारेगी, इन दो बातों के बीच की सीमारेखा को भांपने वाली और निडरता से सुधारों को लागू करने वाली सरकार हम चाहते हैं, क्योंकि ऐसी ही जगह न्यायप्रियता और उपयुक्तता की परख होती है। अंग्रेज सरकार कभी भी इन कर्तव्यों को निभाने की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती। ये कार्य सिर्फ लोगों द्वारा और लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकार के जरिए ही हो सकता है। दलित वर्ग द्वारा अपने दृष्टिकोण से उपस्थित किए गए कुछ सवाल और उनके संभाव्य जवाब इस प्रकार हैं। इसीलिए हम ऐसे नतीजों पर आ पहुंचे हैं कि हमारी आज की विशिष्ट संकटपूर्ण स्थिति में बदलाव लाने के सोच से आपके उद्देश्य अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आज की नौकरशाही भारत सरकार पूरी तरह सामर्थ्यहीन है। हमारे डैक दूर करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, इसका हमें यकीन हो चुका है।
केवल हम ही अपने दैख दूर कर सकते हैं, और जब तक हमारे हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आती तब तक हम अपने दुखों को समाप्त नहीं कर सकते। अंग्रेज सरकार जब तक इस देश में है तब तक राजनीतिक सत्ता का बूंद भी हमारे हाथ में नहीं आ सकता। केवल स्वराज्य के संविधान के द्वारा ही राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में आने की संभावनाओं का निर्माण संभव है। इसके अलावा हमारे लोगों की मुक्ति किसी और रास्ते संभव नहीं लगती है। अध्यक्ष महोदय, एक और बात की ओर मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दलित वर्ग का नजरिया आपके सामने स्पष्ट करते हुए मैंने अब तक कभी स्वसत्तात्मक दर्जे का राज्य ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। इस शब्द का गर्भितार्थ न जानने की वजह से या भारत को स्वसत्तात्मक राज्य का दर्जा प्राप्त होने के लिए दलितों का विरोध है, इसलिए मैं इस शब्द के प्रयोग करने से बचता रहा। ऐसी बात नहीं है। इस शब्द का प्रयोग मैं केवल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस शब्द के जरिए दलित वर्ग की भूमिका पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो रही है। दलित वर्ग के लिए सुरक्षा का प्रबंध वाले स्वसत्तात्मक दर्जे का राज्य दलित भी चाहते हैं। हालांकि वे मुख्य रूप से एक मुद्दे पर जोर देना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि स्वसत्तात्मक दर्जे वाले भारत सरकार का कामकाज किन तत्वों के आधार से चलने वाला है। राजनीतिक सत्ता का केंद्र कहाँ होगा, वह किसके हाथ में रहेगा, क्या दलित भी उसका वारिस होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक नए संविधान की राजनीतिक व्यवस्था जब तक हाथ में नहीं होती तब तक दलितों को संदेह है कि उन्हें राजनीतिक सत्ता का अल्पांश भी नहीं मिलेगा। इस व्यवस्था का निर्माण करते हुए भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ कठोर सत्यों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारतीय समाज विभिन्न जातियों की श्रेणियों से बना हुआ है। इस समाज रचना में एक व्यवस्था पनपी है जिसके तहत बढ़ती श्रेणी के आधार पर सम्मान और उतरती श्रेणी के आधार पर अवमान की जातिगत श्रेणी भी निर्माण हुई है। समता और बंधुभाव जनतंत्र प्रशासन के अत्यावश्यक अंग होते हैं जिन्हें पनपने का अवसर यह समाज रचना कतई नहीं देती। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह बात भी मान ही लेनी चाहिए कि बुद्धिमान प्रबुद्ध वर्ग को भारतीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लेकिन यह वर्ग केवल श्रेष्ठ श्रेणियों से ही बना है। यह वर्ग भले ही देश के बारे में बोल रहा हो और राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हो, किंतु जिन जातियों में वह पैदा हुआ उन जातियों के बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण को उसने नहीं त्यागा है। दूसरे शब्दों में कहना हो तो समाज की मानसिकता और राजनीति की बनावट में आपसी संबंध होना चाहिए, और दलितों का आग्रह है कि उस व्यवस्था को चाहिए कि वह सामाजिक मानसिकता के बारे में गौर करे। ऐसा न हो तो आप जो योजना बनाएंगे वह केवल अग्रकेंद्रित होने के कारण जिस समाज के लिए वह तैयार की जाएगी उसे ही अयोग्य साबित होगी। अपना भाषण पूरा करने से पहले मैं एक और बात का विवेचन करना चाहता हूँ। हमें बार बार यह बताया जाता है कि दलित वर्ग का मसला असल में सामाजिक मसला है और उसे हल करने का उपाय राजनीति से अलग है। हम इस विचार का पुरजोर विरोध करते हैं। इस बारे में हमारी पक्की राय है कि जब तक दलित वर्ग के हाथ में राज्य शासन के सूत्र नहीं आएंगे तब तक उनके प्रश्नों का निराकरण होना कभी भी संभव नहीं है। अर्थात दलितों का प्रश्न राजनीतिक हो तो उसे हल भी उसी तरह किया जाना चाहिए। इसलिए मैं इस समस्या को राजनीतिक मुद्दा मानकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजनीतिक समस्या के तौर पर ही उस पर विचार होना चाहिए। जिन लोगों की हम पर भयावह आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक हुकूमत है, उन्हीं लोगों के हाथों में राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, इसका हमें एहसास है। असल में स्वराज्य शब्द के साथ हमारे मन में वे सारी यादें मंडराती हैं जब हम अन्याय, अत्याचार के शिकार हुए थे, हमारा दमन हुआ था और हमारे मन में डर पैदा होता है कि भावी स्वराज्य में उसकी पुनरावृत्ति होगी। इसके बावजूद हमें लगता है कि आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारे देशबंधुओं के साथ हमें भी राज्य की सत्ता में बराबरी का हिस्सा मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ इस गंभीर और अनिवार्य जोखिम को उठाने के लिए हम तैयार हैं, बल्कि ऐसा जोखिम उठाने का साहस हम कर रहे हैं। हालांकि इसे हम एक ही शर्त पर मंजूरी दे सकते हैं कि हमारी समस्या केवल समय की मर्जी पर न छोड़ी जाए। बदलते समय के अनुसार कुछ चमत्कार हो जाएंगे, इस भोली आश के सहारे हम सालों से इंतजार में बैठे हुए हैं। आज मुझे इसी बात से डर लगता है। प्रातिनिधिक सरकार को विशेष अधिकार देने की प्रक्रिया के दौरान ब्रिटिश सरकार ने हर कदम पर हमें दरकिनार किया है। राज्य की सरकार में हमारा भी हिस्सा है, यह विचार किसी के मन में ही नहीं आया है। आज मैं अपनी पूरी ताकत समेटकर जोर देकर बोल रहा हूं कि इसके बाद कोई हमारी सहनशीलता को आजमाए नहीं। सभी राजनीतिक प्रश्नों के साथ ही हमारी समस्याओं को भी हल किया जाना चाहिए। किसी भी हाल में आगामी अस्थिर राज्यकर्ताओं के भरोसे उनकी सहानुभूति और दया के सहारे नहीं छोड़ देना चाहिए। दलित वर्ग इस बात पर इतना जोर क्यों देता है, इसका कारण साफ है। हमारे इस आग्रह के पीछे के कारणों का विश्लेषण भी साफ है। एक व्यवहारिक सत्य सब जानते हैं कि स्वामित्व विहीन व्यक्ति की तुलना में स्वामित्व प्राप्त व्यक्ति हमेशा शक्तिशाली होता है। साथ में यह भी कहीं दिखाई नहीं देता कि स्वामित्व विहीन के लिए स्वामित्व प्राप्त व्यक्ति अपना स्वामित्व छोड़ दे। इसीलिए हमारी सामाजिक समस्या आगे चलकर हमारे हित साध्य होने से हल होगी, ऐसी आशा हम कर ही नहीं सकते। आज इस सवाल को सर्वसहमति से हल किए बगैर यदि हम उनके हाथों में सहजता से सत्ता को जाने देते हैं, तो आज जिन्हें हम सत्ता में लाने के लिए मदद करेंगे,
कल उन्हीं को सत्ता से नीचे खींचने के लिए हमें एक बार और विद्रोह करना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी। हमारे इस अतिरिक्त संदेह के लिए अगर कोई हमें दोष देना चाहे तो बेशक दे, क्योंकि प्रचंड विश्वास के कारण हामी भरकर ध्वस्त होने की तुलना में धिक्कारा जाना बेहतर ही होगा। इसीलिए कहता हूं कि हमारे मसलों को हल करने के लिए सत्ता में हमारी भी भागीदारी, हमारा हक हो, यही एक न्याय और सही मार्ग है, ऐसा मुझे लगता है। शासकीय प्रणाली में इस तरह की व्यवस्था करना ही सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसा मुझे लगता है। इस सत्ता को अनियंत्रित तरीके से केवल अपने ही हाथों में लेने के लिए जो लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, उनकी मर्जी पर इस मसले को छोड़ देने से इसका हल नहीं निकलने वाला। राज्य की व्यवस्था में दलित वर्ग की सुरक्षा और सुखरूपता, सुरक्षितता के हेतु उन्हें किस तरह के समझौते, सुलह की उम्मीद है, वह सही समय पर मैं इस परिषद के आगे रखने वाला हूँ। हमें उत्तरदायित्व निभाने वाली सरकार की जरूरत है, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि नई व्यवस्था में केवल हमारे मालिक बदले, हमारी सुपुर्दगी एक के चंगुल से दूसरे के चंगुल में न हो। इतना ही मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि शासक वर्ग जिम्मेदार हो, तो यह जरूरी है विधिमंडल पूरी तरह और सच्चे मायने में प्रातिनिधिक हो। यही आज के इस अवसर में कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस तरह साफगोई से मुझे बोलना पड़ रहा है, इस बात का मुझे दुख है, लेकिन इसके अलावा मुझे तो और कोई पर्याय नजर नहीं आ रहा। दलितों का कोई दोस्त नहीं है। आज की सरकार ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आज तक कई बहाने बनाकर उनसे अपना काम निकलवाया है। हिंदुओं ने भी अपनी जरूरत से उन्हें पास लिया है, तब भी अंतिमतः उन्हें दूर करने के लिए ही लिया। और स्पष्टता से अगर कहना हो तो हिंदू उन्हें अपने अधिकारों से पूरी तरह वंचित रखना चाहते हैं। अपने विशेष अधिकारों में कोई हिस्सेदार न हो, इसलिए मुसलमान भी उनका अलग अस्तित्व अस्वीकार करते हैं। यानी सरकार द्वारा दुर्बल बनाया, हिंदुओं के दमन का शिकार और मुसलमानों से अवमानित किया गया वर्ग है यह। मुझे यकीन है कि और कहीं भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसकी इतनी असहाय और असहनीय स्थिति हो गई हो, और इसीलिए मुझे आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना पड़ा है। जिस अगले सवाल पर बातचीत होनी है उसके बारे में कहना हो तो बड़े खेद के साथ मुझे यह कहना है कि परिषद के सामान्य विषयों के साथ बेकार में ही इस विषय को जोड़ दिया गया है। यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि अलग सत्र में ही अल्पसंख्यकों से जुड़ी इन समस्याओं के बारे में सोचा जाना चाहिए। छुटपुट जिक्र करने भर से इस सवाल का हल निकलना संभव नहीं है। यह प्रश्न दलितों की दृष्टि से भी अहम होने के कारण महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के नाते हमें केंद्र सरकार से यह उम्मीद है कि सरकार अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए और प्रांत के बहुसंख्यकों द्वारा फैलाई जा रही अव्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाए। एक भारतीय होने के नाते भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में मुझे निश्चित रूप से आस्था है और इसे बढ़ावा मिले ऐसा मैं चाहता हूं, और इसीलिए केंद्रीय प्रशासन पद्धति में मेरा विश्वास है। इस व्यवस्था को विघटित करने या उसमें दरारें पैदा करने का ख्याल भी मुझे बेचैन कर जाता है। एक केंद्रीय शासन व्यवस्था में भारतीय राष्ट्र की छवि बनाने की अपार क्षमता है। एक केंद्रीय शासन पद्धति के कारण ही भारत में एक राष्ट्र का भाव पनपा है, लेकिन अभी वह पूर्णावस्था तक नहीं पहुंची है। इसलिए आज की राष्ट्र निर्मिति की प्राथमिक स्थिति में इस एक केंद्रीय शासन पद्धति को हटाना मुझे अमान्य है, क्योंकि भारत अभी भी पूरी तरह एक संघ राष्ट्र नहीं बना है। तथापि जिस तरह से इस सवाल को पेश किया गया है उसे गौर से देखें तो यह केवल किताबी सवाल महसूस होता है। इसीलिए प्रांत की सरकारें अगर केंद्रीय सरकार के साथ विसंगत नहीं चलने वाली हों तो संघ शासन पद्धति के बारे में भी सोचने के लिए मैं तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, दलितों के प्रतिनिधि के तौर पर उनकी तरफ से जो भी कुछ मैं कहना चाहता था वह सब मैंने आपके सामने रखा है। आज एक भारतीय के नाते हमें किन स्थितियों से मुकाबला करना पड़ता है, इस बारे में दो शब्द कहने की इजाज़त मिले तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य प्रेक्षक ना होने पर भी अब तक इस विषय पर जो गंभीर राय सामने रखी गई हैं उनके बारे में मैं अलग से भाष्य नहीं करना चाहता। हमारी समस्या का हल निकलने के दृष्टिकोण से क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं अथवा नहीं, इस बात को लेकर मैं चिंतित हूँ। इन उपायों का स्वरूप क्या हो यह तय करना अंग्रेजों के प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण पर निर्भर है। मैं उन्हें इतना ही कहना चाहता हूं कि इन स्थितियों से राह निकालने के लिए सुलह का रास्ता अपनाना है या दमन का, इसका निर्णय उन्हें करना है। क्योंकि निर्णय भले कोई भी हो, अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। आप में से जिनका बल प्रयोग में विश्वास है उन्हें राजनीतिक दर्शन के एक महान शिक्षक एडमंड बक के एक चिरस्मरणीय वाक्य की याद दिलाना चाहता हूं। अमेरिका के उपनिवेश की समस्याओं के बारे में विचार कर उन्होंने अंग्रेजों के राष्ट्र को उद्देश्य कर कहा, बल का प्रयोग केवल क्षणिक होता है। कुछ समय के लिए उसके सहारे सत्ता चलाई जा सकती है, लेकिन उन्हें हमेशा अपने अधीन रखने के लिए बल का प्रयोग करने की आवश्यकता बढ़ाने के लिए दूर नहीं कर सकते। जिस राष्ट्र को हमेशा अपने शासन में रखना हो उस पर इस प्रकार शासन नहीं किया जा सकता। मेरी दूसरी आपत्ति है बल की परिणामकारकता की अनिश्चितता के संदर्भ में। बल के प्रयोग से हमेशा दहशत कायम रहेगी, ऐसा नहीं है, और सुसज्जित सेना का मतलब विजय नहीं होता। आपको अगर सफलता नहीं मिली तो फिर कोई भी मार्ग नहीं बचता। बातचीत से हल न निकले तो बल का ही प्रयोग करना पड़ता है। बल के प्रयोग से हर बार दहशत पैदा हो यह जरूरी नहीं,
लेकिन बल का प्रयोग भी अगर असफल रहे तो बातचीत में कुछ उम्मीद नहीं बचती। दया के बदले कभी कभी सत्ता और अधिकार पाए जा सकते हैं, लेकिन शक्तिपात और हारी हुई हिंसा को भीख के तौर पर सत्ता और अधिकार की मांग नहीं की जा सकती। बल के इस्तेमाल के मेरे विरोध की अगली वजह है जी तोड़ कोशिश कर आप जो कमाएंगे उसे ही हानि पहुंचाएंगे। आप जो पाते हैं वह उसके मूल रूप में नहीं पाते हैं। आपको जो मिलता है उसका पहले ही अवमूल्यन हुआ होता है, वह मटियामेल हुआ होता है, वह उजाड़ और उसका सर्वनाश हुआ होता है। इस यथार्थ को आपने नज़रअंदाज किया और महान अमेरिका खंड आपके हाथ से निकल गया। आपने उसकी सुध ली, तभी बाकी बचे राज्य आपके नियंत्रण में हैं। हम में से जो लोग सुलह की बात को मानते हैं उन्हें मैं एक सलाह देना चाहता हूं। यहाँ के प्रतिनिधियों को शायद ऐसा लगता है कि स्वसत्ता वाले राज्यों के स्तर के बारे में होने वाली यह लड़ाई निर्णायक साबित होगी और उसी पर अंतिम निर्णय निर्भर होगा। लेकिन इतने बड़े सवाल को तार्किक सूत्रों में बांधने की कोशिश करने जैसी कोई बड़ी गलती नहीं होगी। तर्क विज्ञान से मेरा बैर नहीं है, लेकिन यहाँ के विद्वान अपने पूर्वानुमान ज्ञान से चुने, यही मेरा कहना है। वरना जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता ऐसे संकट आन खड़े होंगे। मेरा उनके लिए यही संकेत है। डॉक्टर जॉनसन ने जिस तरह बर्कले के सारे विरोधाभासों को कुचल दिया, उसी तरह तर्क के बल पर हार होने के बाद आप हार मान लेते हो या फिर से तर्क करते हुए उस राय को गलत साबित करने की कोशिश करते हो, यह पूरी तरह आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। एक बात शायद कोई ठीक तरह से समझ नहीं पाया है, वह यह है कि देश की फिलहाल मानसिकता और प्रवृत्ति ऐसी है कि बहुसंख्यक लोगों को जो अस्वीकार है, ऐसी कोई भी घटना यहाँ पर काम की साबित नहीं हो पाती। आप चयन करें और हम उसको चुपचाप स्वीकार करें। यह व्यवस्था कब की खत्म हो चुकी है, वह कभी भी लौटकर नहीं आने वाली है। इसीलिए संविधान लागू हो, ऐसी अगर आपकी इच्छा हो तो नया संविधान तय करते वक्त नए संविधान को तर्क के आधार के बजाय लोक सम्मति की कसौटी पर कसना चाहिए, यही सही होगा। वो वक्त जब फैसला ब्रिटिश करते थे और हिंदुस्तान मंजूर करता था बीत चुका है, कभी न लौटने की। 16 जनवरी 1931 के दिन गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा, महोदय, इस रिपोर्ट के दूसरे उपविभाग के चौथे परिच्छेद में दिए गए संविधान सुधार के सुझाव की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस सुझाव के अनुसार भारतीय सेना में दलित वर्ग के साथ साथ सभी नागरिकों के दाखिल होने की इजाज़त होने की बात कही गई है। सेना में भर्ती के समय केवल आवश्यक योग्यता और कार्यक्षमता पर ही ध्यान दिया जाए। मेरे इस सुझाव पर गौर किया जाए। केवल यही मैं नहीं चाहता, बल्कि एक बुनियादी ढंग के संविधान सुधार का यह सुझाव है। यह सोचकर इस सभा द्वारा उसे प्रत्यक्ष लागू करने पर सोचा जाए, यह भी मैं चाहता हूँ। मैंने जो सुझाव दिया है उसका स्वरूप बिल्कुल सीधा साधा है। सेना में भर्ती करते समय भारतीय नागरिकों के बीच जो भेदभाव आज बरता जाता है उसे नष्ट करने की यह मेरी कोशिश है। इसमें कोई शक नहीं कि दलित वर्ग पर विशिष्ट हकों का आरक्षण हो। इस नज़रिए से ही मैं इस सुधार का सुझाव दे रहा हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यह करते हुए मैं इस वर्ग के लिए परिषद द्वारा कुछ खास सिफारिशें करने की वकालत कर रहा हूं। यहाँ मेरा बस इतना ही कहना है कि भारतीय सरकार के कानून द्वारा स्वीकृत तत्वों को प्रत्यक्ष में लाया जाए। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि देश के किसी भी नागरिक को जाति, पंथ, धर्म अथवा वर्ण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी पाने से वंचित न किया जाए। इसलिए मैं जब इस तरह के सुधार का सुझाव रखता हूं तब मुझे नहीं लगता कि मैं खास सुविधाएं या सहूलियतों की मांग कर रहा हूं। महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि ये सुधार सर्विस कमेटी द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार ही हैं। इस परिषद द्वारा नियुक्त की गई सर्विस समिति की रिपोर्ट के संदर्भ पर अगर आप गौर करें तो भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी करने की न्यायपूर्ण और पूरा मौका प्राप्त हो। आप पाएंगे कि इसके लिए उस कमेटी द्वारा पूरी कोशिश की गई है। सरकारी नौकरी से वंचित रखने वाले बंधनों से सुरक्षा प्रदान कर समिति ने एक तरह से मौलिक अधिकार ही तय किए हैं और इससे आगे जाकर दलित और एंग्लो इंडियन जैसी विशिष्ट जातियों का जिक्र करते हुए उनके लिए खास सिफारिशें की हैं। महोदय, ऐसा नहीं कि ये सुधार केवल दलित वर्ग के हित में है। मैं यहाँ विनम्रतापूर्वक आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूँगा कि ये सुधार सभी जातियों के और भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए हैं। देश की किसी भी नौकरियों पर किसी एक खास जाति का एकाधिकार प्रस्थापित करने की इजाज़त देना कुल नागरिकों के साथ धोखा करना है, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसा होता है तो उस विशिष्ट जाति के लोगों को सम्मान की जगहों पर रहने का सुरक्षात्मक दर्जा दिया जाता है, जिससे कि न सिर्फ उन जातियों में श्रेष्ठत्व की भावना पैदा होती है, बल्कि लोगों के कल्याणकारी मार्ग पर वह एक संकट बन जाता है और उन्हें उस जाति पर ही निर्भर होकर रहने पर मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि चूंकि हम भारत के लिए नए संविधान का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए भारतीय नागरिकों में से हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार देश की हर सरकारी नौकरी करने की इजाज़त मिले, ऐसी पद्धति निर्माण करना हमारा कर्तव्य है। मैं जो सुधार यहाँ सबके सामने रख रहा हूँ वह केवल समिति की रिपोर्ट में प्रकाशित दर्ज तथ्यों पर आधारित तर्कशुद्ध परिणाम मात्र हैं, जो कि चौथे विभाग में से पहले उपविभाग में दर्ज हैं।
इस उपसमिति की राय यही है कि नई राज्य व्यवस्था की भारत की नई भावी सरकार और भारत की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों से ही जुड़ा हो, ब्रिटिशों के साथ नहीं। महोदय, अगर इस कथन का कुछ मतलब हो तो भारत की सुरक्षा अधिकाधिक अनुपात में भारत की सभी जनता के साथ जुड़ी हो, किसी एक जाति के साथ उसके जुड़े होने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मेरा सुझाव है कि मैंने जो संविधान सुधार प्रस्तुत किए हैं उनको स्वीकार किया जाए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषण के बाद हुए विचार विमर्श में मी थॉमस कहते हैं कि उपसमिति द्वारा साफ तौर पर भारतीयकरण इंडियनाइजेशन शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए अलग से गलती को सुधारने की जरूरत नहीं है। इस पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, मेरे कथन का अर्थ स्पष्ट है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी जातियों के लोगों द्वारा नौकरियां पाई जा सकें, इसी तरह भारतीयकरण हो। आज भी भारतीयकरण को कुछ जातियों का एकाधिकार यही अर्थ प्राप्त है। उद्धरण चिन्ह 19 जनवरी 1931 को गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मान्यवर प्रधानमंत्री, किसी देश के राजनीतिक जीवन को एक सूत्र में पिरोने की, उसमें सिलसिला बनाने की कोशिश करते हुए हमेशा दो महत्वपूर्ण सवालों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए गोलमेज सम्मेलन को इन दो सवालों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पहला सवाल है जवाबदेही प्रशासन की और दूसरा प्रातिनिधिक सरकार की। प्रांत की जिम्मेदार सरकार के बारे में मुझे बहुत कम बातें बतानी हैं। मेरे मतभेदों को ग्रहित मानकर मंडल ने जो रिपोर्ट पेश की है उसका मैं समर्थन करता हूं, वह मुझे मान्य है, लेकिन केंद्रीय प्रशासन के बारे में मेरे मन में शंकाएं होने के कारण मेरा नजरिया पूरी तरह अलग है। संघराज्य की उपसमिति ने आज की नौकरशाह प्रशासन पद्धति में बदलाव लाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कहना बेईमानी होगी। हालांकि मेरी अपनी राय आपसे छिपाना भी उसी तरह की बेईमानी होगी। समिति ने जो सुझाव दिए हैं वे अव्यावहारिक हैं, पक्की नींव पर आधारित नहीं हैं और उनमें व्यक्त की गई जिम्मेदारी विश्वसनीय नहीं, जाली है। लॉर्ड चांसलर ने हमें बताया कि उन्होंने हमारे लिए बीज बोने का काम किया है, लेकिन पौधे की देखभाल खुद हमें करनी होगी। महोदय, इस अति महत्वपूर्ण सम्मेलन में चांसलर ने बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए हम सचमुच उनके आभारी हैं। मैं उनके प्रति ऋणी होने के बावजूद उनका लगाया पौधा उनके अनुमानों के अनुसार बड़ा होगा, इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मुझे यह डर लगता है कि बीज के रूप में उन्होंने जो अनाज चुना है वह निश्चित है और जिस जमीन में उसे बोया गया है वह जमीन भी उनकी बढ़त के अनुकूल नहीं है। भारत के भावी संघराज्य के संविधान के बारे में मेरे विचार मैंने लॉर्ड चांसलर को सादर किए हैं। जिस समिति के वे अध्यक्ष हैं उस समिति ने उन पर विचार किया है अथवा नहीं यह मुझे पता नहीं है, क्योंकि वे जिस समिति के अध्यक्ष हैं उसकी रिपोर्ट में मेरे विचारों पर गौर किया गया है यह मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने वहां जो विचार व्यक्त किए हैं वही मेरा नजरिया अब तक कायम है और मेरे विचारों से बड़े मायनों में मेल न खाने वाले संविधान को मैं मंजूरी नहीं दे सकता। सचमुच यदि किसी ने मुझसे यह कहा कि फिलहाल जो प्रणाली अस्तित्व में है और समिति द्वारा जो मिश्र पद्धति प्रस्तुत की गई है इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करो तो मैं प्रचलित प्रणाली ही चुनूंगा। लेकिन समिति की रिपोर्ट वाला केंद्रीय सरकार का संविधान अगर टी.बी. सप्राव को मान्य होगा तो उसका विरोध करने का कोई कारण मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि वे परिषद के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक हैं। उसी तरह भारतीय युवाओं के प्रतिनिधि कहलाने वाले श्री जयकर और भारत के गैर ब्राह्मणों की बात करने वाले श्री ए.पी. पात्रो यदि इस संविधान से खुश हों तो मैं भी उसका विरोध नहीं करूंगा। आज मेरी स्थिति इस प्रकार की है कि उस संविधान का मैं विरोध भी नहीं करता और उस संविधान को मैं मान्यता भी नहीं देता। जिन्हें उसे प्रत्यक्ष लागू करना है मैं यह मसला उन्हीं पर छोड़ता हूँ। जिनका मैं प्रतिनिधि हूँ उनकी तरफ से प्रशासन के बारे में मेरे लिए कोई आज्ञा न होने के कारण मेरे लिए इस नीति का अवलंब करना आसान हो जाता है। लेकिन मेरे लिए एक और तरह की आज्ञा जरूर दी गई है जिसके तहत उत्तरदायी शासन पद्धति का मैं विरोध न करूं और साथ ही उत्तरदायी सरकार सही मायनों में प्रातिनिधिक सरकार न हो तो उसे मान्यता न दूं। परिषद द्वारा प्रातिनिधिक सरकार के मुद्दे पर अब तक किस तरह अमल किया है और उसे कितनी सफलता या असफलता मिली है यह मैं जब अवलोकन करता हूं तब मुझे घोर निराशा होती है। वोट देने का अधिकार और विभिन्न वर्गों को विधिमंडल में मिला प्रतिनिधित्व खालिस प्रातिनिधिक प्रशासन के दो आधार स्तंभ हैं। हर कोई जानता है कि नेहरू समिति ने वयस्क मतदान पद्धति को स्वीकृति दी है। इस समिति के द्वारा संविधान का यह जो हिस्सा तैयार किया गया उसे भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। मैं जब इस सम्मेलन में आया तब मैंने पाया कि मतदान के अधिकार का जहां तक सवाल था वहां तक हमने पहले ही लड़ाई जीत ली है। लेकिन मताधिकार समिति ने मुझे पूरी तरह निराश किया। मैं इस बात से आश्चर्यचकित रहा कि नेहरू की रिपोर्ट पर जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं उन सभी की सोच केवल एक पहलू तक ही सीमित है। उनके विचार इतने एकांगी हैं कि भारत के उदारवादियों तक का इस रिपोर्ट के लिए समर्थन मिलना मुश्किल है, क्योंकि इससे प्रांतिक विधिमंडल के लिए सिर्फ 25% लोगों को ही मताधिकार मिलने वाला है। केंद्रीय विधिमंडल के लिए कितने लोगों को मताधिकार मिलने वाला है यह अभी अनिश्चित है।
लेकिन जिस प्रकार प्रांतिक सरकार प्रातिनिधिक होती जा रही है, उसे देखने के बाद केंद्रीय विधिमंडल का स्वरूप उससे अधिक प्रातिनिधिक बनेगा, इस बारे में मेरे मन में जरा भी आशा बची नहीं है। इस तरह के सीमित मताधिकारों के कारण भारत का आगामी प्रशासन सभी लोगों से संबंधित न होकर खास वर्गाधिष्ठित होगा, इस बारे में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहुसंख्यक जातियों और अल्पसंख्यक जातियों के बीच विधिमंडल की जगहों के बंटवारे को लेकर पेंच पैदा हो गया है, यह आप सब लोग जानते ही हैं। मुझे लगता है कि पहले जानबूझकर लिए गए कुछ हानिकारक निर्णयों के कारण ही ये स्थितियां पैदा हुई हैं। भारत के पूर्व शासक यदि सबके प्रति न्याय और किसी के बारे में पक्षपात नहीं, इस न्याय तत्व को अपनाकर उसके अनुसार व्यवहार करते तो मुझे यकीन है कि ये समस्याएं हल करना उतना कठिन नहीं होता। जिनका और जैसे भी राजनीतिक इस्तेमाल करना संभव हो पाता, उसके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने योग्यता का अलग अलग मूल्य तय कर कई जातियों को राजनीति में असाधारण अधिकार प्रदान किए और दलितों को उनके न्यायपूर्ण अधिकार देने से भी इनकार कर दिया। इसमें दलितों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मुझे उम्मीद थी कि एक बार गलती से प्रस्थापित हुई पद्धति को हमेशा के लिए प्रस्थापित न किए जाने के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए परिषद द्वारा पुराने मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन कर दलितों को उनके अधिकारों के हिसाब से विधिमंडल में सही अनुपात में जगहें दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अन्य अल्पसंख्यकों की मांगों को पहले ही स्वीकृत किया गया है और उनके अनुसार स्वरूप तय किया गया है। उसमें अब केवल प्रशासन के विस्तारित होते स्वरूप और व्यवस्था के अनुसार जो योग्य हों वे बदलाव और सुधार करने होंगे। जो बदलाव या सुधार लाने हैं, उन्हें लाने के लिए पहले से रखी गई नींव में थोड़ा सा भी बदलाव करने का किंचित सा साहस भी कोई नहीं करेगा। दलित वर्ग की समस्या बिल्कुल अलग है। उनकी मांगें अब जाकर सुनने में आ रही हैं। इन मांगों पर अब तक गौर नहीं किया गया है और उनमें से कितनी मांगों को स्वीकार किया जाएगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि स्वसुरक्षा के लिए नहीं वरन प्रशासन और सत्ता अपने वश में हो, इसके लिए जो लोग रणनीति बांध रहे हैं और हमेशा प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, उन्हें खुश करने के लिए दलित वर्ग की असहायता का फायदा उठाते हुए शायद उनके प्रतिनिधित्व को हमेशा के लिए बलि चढ़ा दिया जाएगा। यह असंभव नहीं है। इस दृष्टिकोण से मेरी विचारधारा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी मुझे निभानी होगी। भावी संविधान में दलितों को दिए जाने वाले अधिकार अभी तक स्पष्ट नहीं किए गए हैं। इसलिए प्रांत और केंद्र सरकार को संविधान तैयार करते हुए ब्रिटिश सरकार उसे जाहिर करे। इससे पूर्व यह बात सुनिश्चित कर लें कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता जा रही है उनके आगे दलित वर्ग के हितों और अधिकारों का वास्तव में संरक्षण हो। ऐसी शर्तें रखकर स्पष्ट समझौता करवा लेना जरूरी है। वास्तविक स्थिति की गंभीरता को ध्यान में लेते हुए मुझे आपको यह बताना जरूरी हो जाता है कि इस बात को साफ किए और सुलझाए बगैर और इस बारे में कोई निर्णय होने तक हम किसी भी घोषणा पत्र को नहीं मानेंगे। इस बात को यदि नहीं स्वीकार कर लिया गया तो परिषद की अगली कार्यवाही में मैं और मेरे सहयोगियों का उपस्थित रह पाना संभव नहीं होगा। हमें मजबूरन परिषद से असहयोग भी करना पड़ सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने पहले हमसे जो वादे किए थे उनसे मैं कुछ ज्यादा की मांग नहीं कर रहा हूं। ब्रिटिश लोकसभा और जो लोग उनकी ओर से बोलते हैं वे हमेशा यही कहते आए हैं कि वे दलित वर्ग के विश्वस्त हैं। मुझे यकीन है कि मानवीय संबंध सुखमय हों, इसके लिए अक्सर संस्कृति मान्य तहजीब के तहत की जाने वाली यह सुरक्षित लफाजी भी नहीं है। इसलिए मेरी नज़र में यह किसी भी सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है, उसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह विश्वास किसी भी तरह से भंग न हो। माननीय प्रधानमंत्री, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिनकी उन्नति, जिनका उत्कर्ष हमारे पूर्ण विध्वंस और अवनति पर ही आधारित है, जिन्होंने कभी सपने में भी हमारे कल्याण की आस्था संजोई नहीं, अंग्रेज सरकार यदि उनकी दया की भीख पर जीने के लिए ही हमें सौंपना चाहती है तो हम यही समझेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ भयंकर विश्वासघात किया है। मेरे इस कथन के कारण भारत के राष्ट्रवादी और देशभक्त मुझे जातिवादी करार देंगे। मैं इस बात से नहीं घबराता। भारत विचित्र देश है और यहाँ के राष्ट्रभक्त और देशभक्त भी बेढंगे विचित्र तरह के लोग हैं। भारतीय राष्ट्रभक्त और देशभक्त ऐसे हैं जो अपने देशबांधवों के साथ नीच बर्ताव होता हुआ देखते रह जाते हैं। उनकी इंसानियत कभी भी इसके खिलाफ निषेध व्यक्त नहीं करती। यह देशभक्त जानते हैं कि बेवजह यहाँ के महिलाओं और पुरुषों को मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है, लेकिन उनकी कृतिशील मदद करने के लिए नागरिक संवेदना जागरूक नहीं होती। लोगों के एक बड़े वर्ग को सार्वजनिक उद्योगों में आने नहीं दिया गया है। यह वह देशभक्त शर्तिया जानता है, लेकिन न्याय रक्षणार्थ या उन्हें न्यायपूर्ण मौका देने के लिए उसे अपने कर्तव्यों की याद नहीं आती। उसे ऐसी सैकड़ों रूढ़ियां याद होती हैं जो मानव और समाज के लिए हानिकारक साबित हुई हों, लेकिन उसे उद्वेग दिलाने वाली इन बातों से अंदरूनी तकलीफ कभी नहीं होती। अपने और अपने वर्ग के लिए अधिकार और अधिक अधिकार, यही इस देशभक्त की एकमात्र घोषणा होती है। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे देशभक्तों के वर्ग में से एक नहीं हूँ। जनतंत्र की रक्षा करने वालों के वर्ग में से मैं हूँ, जो किसी भी आकार और पद्धति में होने वाली एकाधिकार पद्धति का विध्वंसक है। एक व्यक्ति एक मूल्य, यह हमारा उद्देश्य है और इस साध्य के अनुसार हम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में कृतिशील होकर उसके अनुसार आचरण करना चाहते हैं। इन अत्युच्च मूल्यों के साथ दलित वर्ग की प्रतिबद्धता जुड़ी हुई है।
इसीलिए इस उद्देश्य को साकार करने का प्रातिनिधिक सरकार एक माध्यम है। इन मूल्यों के प्रति हमारे मन में जो आदर बुद्धि है, उस दृष्टिकोण से उन्हें प्रत्यक्ष में लाने के लिए आवश्यक घोषणा पत्र जारी किया जाए, यह मेरा आग्रह है। दलित वर्ग के बारे में अपनी पूरी सहानुभूति होने का आप शायद आश्वासन देंगे। मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि दुखी लोगों को इससे कुछ अधिक की जरूरत है। वे कुछ पक्के तौर पर और इससे अधिक सुविधाओं वाला कुछ चाहते हैं। मैं बेवजह भय व्यक्त कर रहा हूं, कहकर आप मुझ पर गुस्सा भी होंगे, लेकिन सुरक्षितता की गारंटी को पक्का मानकर निश्चिंत होकर बाद में अपने सर्वनाश का कारण बनने के बजाय उस डर के बारे में चिंता करने से अगर कोई गुस्सा भी करता है तो वह बेहतर है, ऐसा मुझे लगता है। उद्धरण। डॉक्टर अंबेडकर, आज तुम छा गए। भाषण देने का आपका तरीका कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छा था। मैंने तो वही कहा जो सच्चाई है। बेटे, मुझे तुम पर बहुत नाज है। मुझे याद है जब पहली बार हम मिले थे, लगता है जैसे कल ही की बात। मैं चलता हूँ। अच्छा। गुड बाय। सर, जब बात चली रही है तो मैं आपके कर्ज के बारे में। कैसा कर्ज? मेरी पढ़ाई के लिए। ओह, वो स्कॉलरशिप था। डॉक्टर अंबेडकर, आप बहुत अच्छा बोले। थैंक यू। जी हाँ, मैं भी यही समझा था, लेकिन पिछले 6 साल से दीवान जी लगातार चिट्ठियां लिखकर वो कर्ज वापस करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कॉलेज को भी चिट्ठी लिख दी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। ये उसका पागलपन है। मैं माफी चाहता हूँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो।